हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैव विविधता की समस्थानिक विधि क्या है। ए, यह जूलॉजिकल उत्थानों में संकटोत्पादन प्रजाति के सुरक्षात्मक रखरखाव से संबंधित है। बी, यह वनस्पति उत्थानों में प्रजातियों के संरक्षण और कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रमों से संबंधित है। सी, यह युग्मकों के निम्नताप परीक्षण से संबंधित है। डी, यह जैविक जानकारी के वेयरहाउस के रूप में संरक्षण से क्षेत्रों से संबंधित है। से आंसर है इसका डी। इन सीटू संरक्षण की संकटग्रस्त पौधे या प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने की प्रक्रिया यह मुख्य रूप से जंगली और लुप्तप्राय प्रजातियों के मामले में परिवहन के जोखिम से बचने के लिए किया जाता है। इन सीटू संरक्षण तकनीकों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भंडारण, बायोस्फीयर रिजर्व आदि सम्मिलित हैं। ये वित्त संरक्षण के मुख्य उद्देश्य प्रजाति की विविधता का संरक्षण, प्रजाति और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, व्यवहार्यता तथा आर्थिक स्थिरता। इन सीटू संरक्षण निवासियों की सुरक्षा करता है और पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को निम्न में से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। ए, जलवायु की विस्तृत विविधता। बी, जीवधारा की एक ही किस्म। सी, मदर की विस्तृत विविधता। डी, जीवधारा की विस्तृत विविधता। से आंसर है इसका डी। जैव विविधता जिससे हमारे ग्रह पर जीवन की कुल मात्रा और विविधता शामिल है, जो पृथ्वी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन ने इस जैविक संपदा के महत्व पर बल दिया गया। भारत वर्तमान में विश्व की मानव जनसंख्या 17% जैव विविधता हॉटस्पॉट में वैश्विक क्षेत्र का 17.5% रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है। ए, निकोबार कबूतर। बी, भारतीय जंगली गधा। सी, रेगिस्तानी लोमड़ी। डी, भारतीय गंडा। से आंसर इसका ए, निकोबारी कबूतर। स्थानिक प्रजाति ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथ्वी पृथक क्षेत्रों एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है तथा विश्व में और कहीं भी प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, जैसे कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाया जाता है, अन्य कहीं नहीं। स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है निकोबार कबूतर, गैलापागोस के कछुए और मेडागास्कर के नींबू छोटे द्वीपों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू अंटार्कटिका के लिए स्थानिक है। अगला प्रश्न है, कारिंगली पूंछ आंध्र भूमि किस राज्य में स्थित है। ए, पश्चिम बंगाल। बी, तमिलनाडु। सी, केरल। डी, ओडिशा। से आंसर है इसका सी, केरल। कारिंगली पूंछ आंध्र भूमि केरल राज्य में स्थित है। इस आंध्र भूमि पर हंस पक्षी पाया जाता है। यह पक्षी भारतीय साहित्य में बहुत ही विवेकी पक्षी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी आंध्र भूमि केरल में स्थित है। ए, नंदूर मध्य महेश्वर होकेर आंध्र भूमि। सी, सस्तमकोटा झील। डी, सिंधी पक्षी वर्ण। से आंसर उसका सी, सस्तमकोटा झील केरल में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसे झीलों की रानी के रूप में जाना जाता है। अगस्त 2002 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। यह झील मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 27 प्रजातियों की मछलियां, पर्ल, स्पॉट कैटफिश, झींगा, हेरिंग आदि इत्यादि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेणुका आर्द्र भूमि नाम से रामसर आर्द्र भूमि स्थान निम्नलिखित में किस राज्य में। ए, तेलंगाना। बी, आंध्र प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश। डी, हिमाचल। से आंसर है इसका डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की है रामसर स्थल, रेणुका आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि, आंध्र प्रदेश की कोरोलो झील, मध्य प्रदेश की भोजताल आर्द्र भूमि, उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न है, कबरताल आर्द्र भूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए, हिमाचल प्रदेश। बी, हरियाणा। सी, पंजाब। डी, बिहार। से आंसर है इसका डी, बिहार। कबरताल आर्द्र भूमि को नवंबर 2020 में रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित पहली आर्द्र भूमि है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के प्रतिष्ठित रामसर साइटों की सूची में शामिल होने वाली पहली आर्द्र भूमि थी। अगला प्रश्न है, तत्सोकर आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। यानी निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ए, लक्षद्वीप। बी, गोवा। सी, लद्दाख। डी, केरल। से आंसर है इसका सी, लद्दाख। दिसंबर 2020 में भारत ने लद्दाख के तोसोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र को अपने 42 रामसर स्थल के रूप में शामिल किया। इसे दर्जा आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया। इसके पहले महाराष्ट्र में लोनार झील और आगरा में सूर सरोवर, जिसे कीमत झील भी कहते हैं, को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया था। तो सोकर बेसिन एक ऊंचाई वाला आर्द्र भूमि क्षेत्र जिसमें दो प्रमुख जलप्रपात चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में मीठे भाग की झील अष्टारपुक तसो और उत्तर में खारे पानी की त्योकर शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सामर झील स्थित है। ए, महाराष्ट्र। बी, कर्नाटक। सी, तमिलनाडु। डी, राजस्थान। से आंसर है इसका डी, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सामर झील है, जो राजस्थान में है। झील संबंधित राज्य बुरल झील जम्मू कश्मीर, पिछोला झील
राजस्थान उदयपुर, पुलकिट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, रोहतक झील मणिपुर, लोनार झील महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में एक अधिकारित रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी मणिपुर, डी महाराष्ट्र। आंसर है इसका डी महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण प्लेस्टोन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। नवंबर 2020 में इस झील को रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर ईरानी शहर आद्रवन की कन्वेंशन है। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण में कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? ए हेलियथन एनुअल, बी रोजा टमासेना, सी मधुका इनसिगेटिव, डी बेसिल पेरिनस। आंसर इसका ए। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण हेलियस एनुअस पादप विलुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ए हरिक झील केरल, बी दीपोर बीन असम, सी सांबर झील राजस्थान, डी रोपर झील पंजाब। आंसर इसका ए। आर्द्र भूमि स्थल हरिक झील पंजाब, दीपोर झील असम, सांबर झील राजस्थान, रोपड़ झील पंजाब, अष्टमुंडी झील केरल, वेबनाम झील केरल, भोजताल मध्य प्रदेश, कंजली पंजाब। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? ए 19 दिसंबर, बी 18 मार्च, सी 15 जनवरी, डी 2 फरवरी। से आंसर है इसका डी 2 फरवरी। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को हुए सम्मेलन में उपलक्ष्य में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस रूप में मनाया जाता है। आर्द्र भूमि को भूमि पृथ्वी के फिरनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आयुष्यन के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आते हैं? ए लुप्तप्राय, बी गंभीर रूप से लुप्तप्राय, सी विलुप्त, डी संवेदनशील। से आंसर इसका ए। एक लुप्तप्राय प्रजाति जानवरों, पौधे व अन्य जीवों की एक प्रजाति है जिसे विलुप्त होने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है जिसके अनुसार भारत में 48 गंभीर प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है जिसे बाघ प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? ए पश्चिमी घाट, बी उत्तर पूर्वी, डी सुडालैंड। से आंसर इसका ए 1 2 3 तीनों। विश्व में ऐसे स्थल जहाँ से प्रजाति अथवा वनस्पति के अधिकतर हो या निरंतर घट रही दुर्बल प्रजाति हो उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट तत्व स्थल कहते हैं। भारत में वर्तमान में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमाचल, हिमालय, इंडो बर्मा, सिट सुडालैंड जैव विविधता क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा सीमा है तथा छोटे हॉटस्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट तथा सर्वाधिक मानव जनसंख्या गंतव्य पश्चिमी घाट में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षण आर्द्र भूमि है? ए वेबनाड कोल, सी सुंदरवन, बी सी पुलिगढ़ झील, डी गंगा नदी का और 2 भाग। से आंसर इसका बी। सुंदरवन डेल्टा भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं जिसके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। सुंदरवन डेल्टा में भूमि की ढलान अत्यंत कम होने के कारण यहाँ गंगा अत्यंत धीमी गति से बहती है। वर्तमान में भारत में 75 आर्द्र भूमि है जो रामसर कन्वेंशन 1971 का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय और अतिक्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? ए पश्चिम हिमालय, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। इसका ऑप्शन दे रखा है इसमें देखो। ऐसे स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जाति की अधिकता पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीवों जाति में अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है अर्थात जहाँ स्थानीय या वैश्विक दृष्टि जातियों की समृद्धि है लेकिन आवासीय विनाश संकट बना हुआ ऐसे स्थलों में संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आदि। हॉटस्पॉट शब्द का प्रथम प्रयोग प्रसिद्ध ब्रिटिश परिस्थितिविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। से आंसर इसका ए पश्चिम बंगाल। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक 40% क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय देश पर राज्य में एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। मैंग्रोव सेल एक विशेष निकाय होगा जो पूरी तरह से मैंग्रोव प्रबंधन और संरक्षण के लिए समर्पित होगा। मैंग्रोव नमक संयंत्र पादप समुदाय है जो उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय अंतर्जवारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े मोनिका मैंग्रोव वन कहाँ रहता है? ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी मानव वन्यजीव वन। से आंसर इसका ए। दुनिया में सबसे बड़े मोनिका मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित है। 4 मई 1988 को इसे राष्ट्रीय
उद्यान घोषित किया गया था। यह मेघरों के वनों, सुंदरी वन और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। ए है प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप के सारे 2300 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में शामिल इस पार्क का क्षेत्रफल 3,44,400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत की किस वर्ष लागू हुई थी? ए 1988, बी 1978, सी 1982, सी 1991। से आंसर इसका सी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामसर आर्द्र भूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर ने हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुआ था। भारत में 1982 में संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने संपूर्ण भूमि के 4.7% भाग पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा ISO प्रमाण पर्यावरण प्रमंडल प्रणाली से संबंधित है? ए 9001, बी 27001, सी 14001, डी 22000। आंसर इसका सी। ISO 14001 पर्यावरण प्रबंध प्रणाली एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो उत्पादनों के पहले चरण में उपभोक्ता तक हर चरण में पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। इसे स्थापना का उद्देश्य संगठनों की गतिविधियों के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का कम करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ए काली, बी नारंगी, सी लाल, डी बैंगनी। आंसर इसका सी। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण एवं शरण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेशन। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचित किया गया है? ए भारतीय वन अधिनियम 1927, बी जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, सी 1972 वन्यजीव अधिनियम 1972, डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आंसर इसका डी। तटीय विनियमन क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। 1991 में पहली बार CRZ अधिसूचना जारी की गई थी। उद्देश्य उस ज्वार क्षेत्र रेखा से एक विशिष्ट दूरी के भीतर औद्योगिक और विकासात्मक गतिविधियों के विनियमन करने की तटीय पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वस्थ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अध्ययन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ए सफर, बी वायु, सी उमंग, डी प्राण। सेंसर का डी प्राण। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल प्राण की शुरुआत। प्राण है पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन कंटेनमेंट टाउन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मापदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? ए अमोनिया, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी कणिकीय पदार्थ टैन। आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका ई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 मुख्य प्रदूषक के आधार पर बनाता है। PM2.5, PM10, PB लेड, अमोनिया, H2O सल्फर डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? A 2, B 5, C 4, D 3। से आंसर इसका A। तो अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव 2 प्रकार से होते हैं। ए गीला जमाव और सूखा जमाव, यानी कि एक गीला दूसरा सूखा। गीला जमाव तब होता है जब सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बादलों में शामिल होकर बारिश बर्फ या कोहरे के रूप में जमीन पर गिरते हैं। तो सूखा जमाव तब होता है जब एसिड सीधे हवा में मौजूद रहकर जमीन पर या अन्य सतह पर जम जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है? ए कपास, बी जानवरों की हड्डियां, सी एल्यूमिनियम फॉइल, डी लकड़ी। से आंसर इसका सी। जैव के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटित किए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल बायोडिग्रेडेशन नहीं है, जबकि कपास, जानवरों की हड्डियां, लकड़ी आदि बायोडिग्रेडेबल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? ए कणीय पदार्थ, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन।
आंसर इसका बी। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑक्सीजन वायु प्रदूषक गैस नहीं है, अभी तो वायु का संगठन गैस है। वायु प्रदूषक गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कणीय पदार्थ इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? ए प्रदूषण कणित तत्व से मुक्त, बी खनिज पदार्थ से युक्त, सी एसिडिक पीएच, डी स्वादिष्ट। सही आंसर इसका सी। पीने का पानी का सर्वाधिक उदाहरण का मापदंड एसिडिटी एसिडिक पीएच नहीं है। पीने के पानी में मापदंड है पीने का पानी प्रदूषण कणित तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थ से युक्त और स्वादिष्ट हो तथा जल का पीएच मान संतुलन हो। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा होती है? ए की सिफारिश की जाती है, ए 5 ppm, बी 0.5 ppm, सी 7 ppm, डी 0.7 ppm। से आंसर है इसका डी। पीने के पानी के फ्लोराइड की मात्रा 0.7 ppm की सिफारिश की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा 1.0 से 1.5 ppm तक माना जाता है। डी के विकल्प में 0.5 ppm सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं किया जाता? ए वायु धातु, बी ओजोन, सी माइक्रो प्लास्टिक्स, डी कीटनाशक। से आंसर इसका बी। जल के भौतिक, रासायनिक व जल अभिलक्षणों में होने वाले अनपेक्षित परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख जल प्रदूषक भारी धातु, माइक्रो प्लास्टिक, कीटनाशक, आर्सेनिक, फ्लोराइड व यूरेनियम है, जो वर्तमान में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। जबकि ओजोन जल प्रदूषण का कारक नहीं है। जल प्रदूषण से होने वाले प्रमुख कारण में ब्लैक फुट, त्वचा का कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, कुबड़ पीट आदि हैं। जल प्रदूषण को कम करने वाले जल संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण व विकास बैठक में स्वस्थ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया। 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ता सभी निम्नलिखित किस कारण से है? ए ग्रीन हाउस, बी वैश्विक तापमान, सी ओजोन डिप्टीकरण, डी आबादी बढ़ना। डी वनों की कमी। नगरीकरण और प्रदूषण का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के कारण छोटे छोटे कस्बों, शहरों और छोटे छोटे शहर महानगरों में परिवर्तन होते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण नए आवास और अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वनों की कटाई करके वहां खर्च की जाती है। इमारती लकड़ियां, फर्नीचर आदि भी वस्तु की कटाई के लिए जाते हैं। वस्तु की कमी से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण में वृद्धि होती है, जिसका निकालने वाले धुएं कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न है, पार्थेनिया को किस जैविक एजेंडा का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? ए कैक्टोबालास्टिक कैक्टोरम, बी ओफियोमाइन लेटेनी, सी साल्वेनिया मोलेस्का, डी जैगरोग्राम बाइकोलोराटा। आंसर इसका डी। पार्थेनिया और जाइगोराटमा बाइक्लोरोट एजेंडी का प्रयोग करके नियंत्रण किया जाता है। पार्थेनिया का गाजर घास अधिक गेहूं के साथ आने वाली प्रजाति जो परागकण एलर्जी कारक होते हैं। गाजर जैसे दिखने के कारण से गाजर घास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रदूषक एजेंडे में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद के लिए जिम्मेदार है? ए CO, बी CFC, सी CO2, डी CH4। से आंसर इसका बी। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीव की सुरक्षा होती है। ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैस CFC, एलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ड्राइट क्लोरोएथिलीन, एलोन 1211, 1301 इत्यादि। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकते हुए दो पदार्थ होंगे। ए आर्सेनिक रेडियम, बी सल्फर क्लोरीन, सी मरकरी साइनाइड, डी मरकरी सल्फर। से आंसर इसका सी। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थ मरकरी का साइनाइड है, जिनके प्रत्यक्ष प्रभाव फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। पारा मरकरी, पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनती है द्वारा वाष्प में घुलकर सांस लेने से थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में बनाने में पारे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं? ए मोटर वाहन, बी पशुधन, सी धान के खेत, डी गन्ने के खेत। से आंसर इसका ए। मीथेन मिथेजेनिक नामक विषाणु द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। चावल, धान के खेतों तथा गन्ने के खेतों में जल प्रवाह उष्ण प्रकृति की मिट्टी मिथेजेनेसिस हेतु आदर्श स्थिति प्राप्त करते हैं। मिथेजेनिस वास्तव में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है। मिथेनोजेनिक
द्वारा संचालित जैविक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। धान के खेतों पर जैविक पदार्थों मीथेन के उत्सर्जन से संबंधित होता है, जैसे कि चावल की भूसी, धान के खेत, गन्ने के खेत तथा मीथेन के उत्पन्न होता है। मोटर वाहन मीथेन उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है फ्लाई एश। ए CO2, बी कार्बन कणीय पदार्थ, सी एच के लवण, डी NOx। आंसर इसका सी। फ्लाई एश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत गुरों से होता है। फ्लाई एश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनाइड, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातु के कारण होते हैं। यह फ्लाई एश खट्टी कभी पड़ने के जाने का या जीवों में श्वसन तंत्र को रोग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? ए CO2, बी HNO3, सी IL, डी PB। से आंसर का ए। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बन गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड का खतरा है। आजकल कारखानों से निकलने वाला CO2 N2O से ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल की चमक हल्की पीली होती जा रही है। अगला प्रश्न है, कोलिफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में किसके बारे में अनुमान प्रदान करते हैं? ए रक्त में ई कोल का संक्रमण, बी आंत्र में ई कोलार की उपस्थिति, सी नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संरक्षण, डी डिब्बाबंद भोजन में सूक्ष्मजीवी संरक्षण। से आंसर इसका सी। कोलिफॉर्म जीवाणु की संख्या नदी के जल में सूक्ष्मजीवी दूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। कोलिफॉर्म विशिष्ट जीवाणु का समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जियों, पशुओं के मल, गंदे जल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूसरण किसके द्वारा हो जाता है? ए पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, बी वर्षारोपण, सी वनस्पति हटाकर, डी अतिचराई। अगला प्रश्न है बी, मृदा अपरदन या भूसरण का अर्थ है मृदा कणों का किसी भी बाह्य कारणों जैसे तेज हवा, बरसात द्वारा मिट्टी की स्थानांतरण होना। मध्य संचरण देकर ऊर्जा मृदा उर्वरता का हर्ष है करता है। मृदा अपरदन रोकने के लिए ए वर्षारोपण, डी समुचित, सी पाटीदार खेती। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस शहर में और किस वर्ष में कण पदार्थों में उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया है? ए सूरत 2019, बी अहमदाबाद 2018, सी राजकोट 2018, डी वडोदरा 2020। से आंसर इसका ए सूरत 2019। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूरत शहर में वर्ष 2019 में कण पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के कूड़े कचरे के बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इन फर्नेस को क्या कहते हैं? ए ब्लास्ट फर्नेस, बी आर्क फर्नेस, सी इंसिनरेटर, बी ऑटोक्लेव। से आंसर है सी। नगर पालिका कूड़े कचरे को जलाने के लिए एक बड़े फर्नेस का प्रयोग होता है जिसे इंसिनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया। ये नियम क्या कहाँ से लागू होते हैं? ए दिसंबर 2022, बी 1 अप्रैल 2023, सी 1 जुलाई 2023, डी 1 जनवरी 2023। से आंसर इसका बी। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 के तहत ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया। ई कचरे का अर्थ बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इससे सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल या ऐसे पैनल सेल का मिलना जिन्हें अपशिष्ट रूप से फेंका जाता है। यह अधिसूचित अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होता है। अगला प्रश्न है, गर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं? ए AS, बी CR, सी ZN, डी MG। से आंसर इसका बी। चरम शोधन उद्योग से निकलने वाले क्रोमियम धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। क्रोमियम संक्रमण धातु समूह का सदस्य या चमकीला स्लेटी भूरे रंग का होता है। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रतिशत शामिल है? A 4, B 6, A 4, B 8, C 6, D 12। आंसर इसका बी। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 PM2.5, PM10 अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, भोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में शामिल किया गया। भारत सरकार वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफर का वायु गुणवत्ता स्तर माप करती है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हाँ, देशों में से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थानीय तरीका नहीं है? ए जलाना, बी पुनर्चक्रण, सी भस्मीकरण, डी भूमि में भराव। से आंसर इसका ए। अपशिष्ट प्रबंधन के कचरे का उसके आरंभ से लेकर उसके अंतिम निपटान तक के प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया शामिल है। भू पुनर्चक्रण, भूमि भस्मीकरण, भूमि भराव, भौतिक पुनः परिष्करण, जैविक पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत हुआ था? ए जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974, बी जलवायु राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, सी वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981, सी डी
राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1957 से आंसर है इसका ए। केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन सेंटर बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया था। अगला प्रश्न है, जल निकाय की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझने के लिए भारत सरकार ने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? ए 1974, बी 1969, सी 1973, डी 1971। से आंसर है इसका ए 1974। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं? ए प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, बी पृथ्वी पर प्रदूषण के निरंतर वृद्धि, सी वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, डी भूजल के स्तर में कमी, सी वनों के काटने के प्रतिकूल प्रभाव निम्न प्रकार है। कमी। से आंसर है सी मात्रा पतन, बी मरुस्थलीकरण, तीसरा है प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, फिर है चौथा है पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, फिर है भूजल के स्तर में कमी, फिर है छठा है जलवायु परिवर्तन तापमान वृद्धि। जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या किस उपचार कहा जाता है? ए सूक्ष्मजीवी, बी जीवाणु, सी प्रदूषक, डी सीवेज। से आंसर इसका डी सीवेज उपचार नगर पालिका अपशिष्ट जल संसाधन द्वारा प्रदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया जिसमें मुख्य रूप से घरेलू मल और कुछ औद्योगिक अपशिष्ट जल शामिल होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन के दोहन की दृष्टि से लागत की समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है? ए ग्रीन जीडीपी, बी ब्राउन जीडीपी, सी ब्लू जीडीपी, डी व्हाइट जीडीपी। आंसर इसका ए ग्रीन। सकल घरेलू उत्पादन में देश के मानक जीडीपी के साथ पर्यावरण कारकों को ध्यान रखते हुए आर्थिक विकास एक संकेत है। अगला प्रश्न है, डीडीटी हमारे पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या डालता है? ए यह मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है, बी यह हानिकारक कीड़ों के विकास की अनुमति देता है, सी यह हानिकारक कीड़े के विकास को बढ़ावा देता है, डी यह हानिकारक कीड़ों को मार सकता है। आंसर इसका ए। अगला प्रश्न, प्रदूषण की कोटि तीव्रता को कम कर रहा है, यह समाप्त करेगी क्या कारण है? ए वतिलयन, बी अवशोषण, सी वातन, डी उपशमन। से आंसर इसका डी उपशमन करता है प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम करना, समाप्त करना। प्राकृतिक संसाधन की बहाली, सुधार या अच्छा होना प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम करने के तरीके का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाला नौका है जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना है। ए फिलिप फिलॉसफी, बी ट्रिप्टोपी, सी बिलप्लोबी, डी है सिनिस्नोपी। से आंसर इसका ए फिलिप फ्लापी। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नौका है जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाला वसा, ग्रीन और तेल थे जैसे ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? ए स्लज, बी कंपोस्ट, सी यूरिया, डी पीट। आंसर का ए स्लड कीचड़ का एक अर्थवेद घोल है जिस तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैर करने वाला वसा, ग्रीस और तेल के जैसे ठोस पदार्थों में जिन्हें स्लड कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल, बी शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट जल, सी कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, डी अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट जल। से आंसर इसका ए झाग से बुलबुल तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है उसे अपशिष्ट जल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में निर्बिंदु क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? ए H2SO4, बी HNO3, सी HCI, डी H2CO3। से आंसर इसका ए अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय वर्षा होती है। इसका कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक तेजाब बनते हैं। अम्ल वर्षा के अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषक हो जाते हैं, CO2 और NOx। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों में चिमनियां, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय वर्षा का में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झीलों में पाई जाने मछलियों की जनसंख्या घनत्व को मापने का अच्छा तरीका क्या है? ए पानी प्लवक की वृद्धि, बी प्रति जाल पकड़ी गई मछलियों की संख्या, सी पसेटे ट्रोल की संख्या, सी ऑक्सीजन घनत्व। से आंसर इसका डी चीले, ताबों तथा पानी के टैंक में पाई जाने वाली मछलियों के घनत्व मापने का बेहतर तरीका ऑक्सीजन घनत्व है। जल में मछली, पौधे और नाइट्रिक फंगल बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। झीलें, तालाबों में डिल्यूट ऑक्सीजन की मात्रा दिखता है। पानी में ऑक्सीजन का अत्यधिक गंदा हो उसमें मछलियों के जीवित रहने में होने से अधिक मात्रा में होने के अनुकूल होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कोलिफॉर्म का अधिकतर संख्या के कुछ स्तर को संकेत करते हैं। ए कीटनाशक, बी उर्वरक, सी जैविक ऑक्सीजन की मांग, डी अवशिष्ट पदार्थ। सही आंसर इसका डी। कोलिफॉर्म टेस्ट पानी में घुलित ठोस अवशिष्ट पदार्थों की घुलनशील सांद्रता को जांच के लिए आवश्यक है, जबकि BO2 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी के प्रदूषण को संकेतन है। जिस जल के जितनी अधिक BOD की सांद्रता अधिक होगी वह जल उतना ही शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, झील के प्राकृतिक कास प्रभाव एंजिन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। ए इंडेंट जलप्लव, डी डिक्लोमेशन, सी अलगमिनेशन संकुचन, डी यूट्रोफिकेशन सुपोषण। से आंसर इसका डी। झील के प्राकृतिक काल प्रभाव एजिंग की प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, जो जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। जल में जैविक एवं जैविक पोषण तत्वों के संरक्षण की वृद्धि की सुपोषण कहते हैं। यह प्रायस्थिर जलाशय जैसे तालाब, झील आदि में होता है। कागज, फैक्ट्री के अपशिष्ट पदार्थ, वाहित जल, मलमूत्र आदि में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, जो जल में पहुंचकर जल की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। इससे जलीय पौधे शैवाल आदि अधिक वृद्धि करते हैं, जल की सतह को ढक देते हैं। ये जलीय पौधे श्वसन क्रिया में ले जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, जिससे जलाशय में जलीय जंतु जैसे मछली आदि के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप जंतु ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं। अगला प्रश्न में से पानी में उगने वाले किस पौधे का वैज्ञानिक नाम आइनोक्रेनिया क्रेप्सी है, जो अब विश्व में सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार है। ए मास्काई, बी शैवाल, सी हाइसिंथ, डी फंगस। से आंसर इसका सी। आर्कियन क्रेप्सिन का साधारणतः जलीय हाइसिंथ के नाम से जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे जलकुंभी कहते हैं। यह पानी में तैरने वाला पौधा है, जो मूलतः अमेरिकन बेसिन का है, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया है। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड पृथ्वी क्यों है। ए या हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया देता है, बी है तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बनाता है, सी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, डी है ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। सही आंसर इसका ही। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगीन गंधहीन स्वादहीन गैस है। जब वायु में इस गैस की सांद्रता 35 ppm से अधिक होती है, तब यह गैस मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। यह गैस रक्त के उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ का निर्माण करती है, जिससे मनुष्य में रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की आबादी में लुप्त होने जाने से निम्नलिखित कौन सी औषधि व्यापक स्तर पर उतर रही है। ए टाइलेनॉल, बी लुनेस्टा, सी डेक्लोफेनाक, डी एड्रेनोल। से आंसर इसका सी। पिछले एक दशक में गिद्धों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से 97% कमी है और वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। इसका मुख्य कारण अब पशुओं को दर्दनाशक के रूप में डिक्लोफेनाक दिया जाता है। अब इन पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिससे मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसका प्रयोग वायु प्रदूषण के जैव सूचकांक के रूप में किया जाता है। ए सयूडोमोनास, बी साइकस, डी फंड, डी लाइकेंस। से आंसर इसका डी। लाइकेंस वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं होते, इसलिए ये शहरों के पास नहीं पाए जाते। लाइकेन थेलोफाइट प्रकार की वनस्पति जो कवक शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का एक प्रकाश समूह बनाने के लिए कौन से शब्द संयुक्त होते हैं। ए गंदगी स्मीयर और फ्लॉग, बी धुआं स्मोक और कोहरा फॉग, सी धुंध स्मोक और कोहरा फॉग, डी धुआं स्मोक और कीचड़ बग। से आंसर है इसका बी। धूम कोहरा वायु प्रदूषण का एक रूप है। स्मोक का धुएं और कोहरे का मिला जुला रूप होता है। किसी क्षेत्र में धूम कोहरा व वर्ध मात्रा में कोयले के दहन का परिणाम है। इसके मुख्य कारण कोयला वाहन उत्सर्जन, पराली दहन, प्रकाश, रासायनिक धुंध बना आदि। अगला प्रश्न है, पानी के पराबैंगनी किरण स्तर क्या होता है। ई या पोषक तत्व की वृद्धि करता है, डी या पानी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, सी या तेज गंध को दूर करता है, डी या जीवधारियों को निष्क्रिय करता है। सही आंसर इसका डी। पानी के पराबैंगनी उपचार का उद्देश्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है तथा इसका प्रयोग जल जनित वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड और रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे कि गिरियाडिया और क्रिप्टोस्पोसिडियम को बचाने के लिए किया जाता है। यह जल शोधन में 200 से 270 नैनोमीटर तीव्रता वाले यूवी पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी गैस अम्ल वर्षा की घटना से संबंधित है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी आर्गन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर का ए। वर्षा का वह रूप जिसमें वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें वर्षा जल में साथ संयुक्त होकर क्रमिक सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्ल युक्त यह जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जो अम्लीय वर्षा कहलाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ताजमहल के पीले होने का कारण है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर इसका डी। वायुमंडल में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस वातावरण की नमी को अवशोषित कर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाते हैं। यही सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसी वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? ए धूल, बी ओजोन, सी काजल, डी धुआं। से आंसर है इसका बी। ओजोन कण प्रदूषक नहीं है। सामान्यतः ओजोन परत वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगला प्रश्न है, वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाते हैं? ए एयरोसोल, बी इम्यूलस, सी फोम, डी जेल। से आंसर है ए एयरोसोल। वायु में निर्मित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल बूंदे एरोसोल कहलाते हैं। यह 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन आकार वाले कण होते हैं। इनकी उत्पत्ति ताप बिजली घरों, मोटर वाहनों तथा घरों में जीवाश्म ईंधन आदि के दहन से होता है। अगला टॉपिक है, पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। पहला प्रश्न है इसका ही, 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई? विशेष रूप से पेरिस समझौते को विकासशील देशों के लिए जलवायु विस्फोटन के संबंध में है। ए है इसका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023। फिर बी है इसका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 2021। सी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। डी G7 शिखर सम्मेलन 2023। से आंसर इसका ए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 जो 2023 में आयोजित किया गया था, पेरिस समझौते में उल्लिखित जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाने पर केंद्रित था। भारत में वैश्विक जलवायु नीतियों को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें एक अन्य नए संगत और समान परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तीय पोषण के महत्व पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष में जारी की गई थी? ए 2024, बी 2000, सी 1999, डी 2008। से आंसर इसका डी। जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत 30 जून 2008 को हुई थी। इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन है। सौर मिशन 2010, ऊर्जा दक्षता मिशन 2009, टिकाऊ आवास जल मिशन 2011, रणनीतिक ज्ञान नहीं हिमालय परिस्थिति हरित भारत 2014, टिकाऊ कृषि पर रणनीतिक ज्ञान मिशन। इसका मुख्य कार्य संरक्षण करना और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए देश का सतत विकास सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित मामले में शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बी क्षतिपूर्तक नवीकरण अधिनियम, सी वन संरक्षण अधिनियम, डी राष्ट्रीय अधिकरण। से आंसर इसका ए। राष्ट्रीय अधिनियम की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय विवादों का प्रभावी और शीघ्र निपटान है। इसमें एक अध्यक्ष के साथ 10 से 20 न्यायिक और विशेषज्ञ रहते हैं। यह निकाय किसी भी मामले में दाखिल होने के 6 महीने के भीतर सुलझाने का प्रयास करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किसके संबंधित है? ए ओजोन परत से, बी सतत विकास, सी ग्लोबल वार्मिंग, डी खाद्य सुरक्षा। से आंसर इसका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना 16 दिसंबर 1987 को हुई थी। यह 1989 में प्रभावित हुआ। वर्तमान में इसके 198 सदस्य हैं, 197 देश और यूरोपीय संघ, जो इस दुनिया के सबसे सफल और सार्वभौमिक पर्यावरणीय संघ में से एक है। भारत जून 1992 में इस प्रोटोकॉल का सदस्य बना। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक रासायनिक उत्पादन को रोकना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। ए पराबैंगनी किरण विकिरण है, अवरक्त विकिरण, सी दृश्यमान प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। से आंसर इसका बी। वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरेक्स जैसी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। यह गैसें पृथ्वी पर उत्सर्जित अवरक्त विकिरण के सोखकर निचले वायुमंडल को गर्म रखते हैं। इनका संतुलन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीने के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें ए है? ए मीथेन, बी ओजोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ये सभी। ये सारी हैं।
कौन कौन सी है उनमें? वायुमंडल मुख्य से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और क्लोरोफॉर्म जैसी 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें सूर्य की गर्मी सोखकर पृथ्वी का तापमान संतुलित रखते हैं, लेकिन इनकी बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मुख्य भूमिका है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत पर अवशोषित होती हैं? ए पराबैंगनी किरणें, बी दृश्य, सी रेडियो, डी गामा। से आंसर इसका ए। वायुमंडल के समतापमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यह सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर इन घातक किरणों का धरती पर आने से रोकते हैं, जिससे हम त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अंतरिक्ष एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस जीएचजी क्या है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी आर्सेन। से आंसर इसका ए। कृषि क्षेत्र में मीथेन के साथ प्रमुख रूप से उत्सर्जित होने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नाइट्रिक ऑक्साइड N2O है। यह मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों और खाद के उपयोग से वातावरण में फैलते हैं। N2O गर्मी सोखने में शक्तिशाली जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, UNFC CCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ए यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन, फिर है सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, डी यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। से आंसर इसका बी। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे 9 मई 1992 को अपनाया गया था और 21 मार्च 1994 को लागू किया था। वर्तमान में इसके 198 सदस्य हैं। इसको मुख्य डेटा और लक्ष्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर करना है, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 को भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया? ए हिम तेंदुआ, बी भारतीय गैंडा, सी गुजरात का सिंह, डी बंगाल टाइगर। से आंसर इसका ए। अक्टूबर 2019 में पर्यावरण मंत्रालय ने हिम तेंदुओं को गणना के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया। 2019-23 के सर्वेक्षण के बाद 2024 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए पाए गए। लद्दाख में सर्वाधिक 477 तेंदुए दर्ज हुए। वर्ष 2024 तक इनका सरकार इन दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण और उनके हिमालय आवासों की सुरक्षा हेतु वैज्ञानिक निगरानी और कड़ी सुरक्षा उपाय लागू कर रही है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करने के प्रयास में जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क किस वर्ष शुरू किया था? ए 2000, बी 2009, सी 2005, डी 2025। से आंसर इसका बी 2009। अक्टूबर 2009 में स्थापित भारतीय जलवायु परिवर्तन आकलन नेटवर्क देश के 27 प्रमुख अनुसंधान संस्थानों का एक वैज्ञानिक समूह है। नवीनतम 2026 के डेटा के अनुसार जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट चेतावनी देता है कि भारत में महासागरीय अम्लीकरण जैसे 7 ग्रह सीमाएं हो चुकी हैं, जो समुद्री इकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा है। अगला प्रश्न है, 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई? विशेष रूप से पेरिस जल समझौता और विकासशील देशों के लिए जलवायु विशेष संबंध। ए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023, बी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 2026 नहीं COP26 2021, सी ब्रिटिश शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, सी डी G7 शिखर सम्मेलन 2023। से आंसर इसका ए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी रही। भारत ने पेरिस समझौता विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन विशेषता पोषण पर विशेष बल दिया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2025 COP30 ब्राजील के बेलेम में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष जारी की थी? ए 2024, बी 2000, सी 1990, डी 2008। से आंसर है इसका डी। जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना की रूपरेखा भारत के सरकार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जून 2008 में जारी की गई थी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रस ऑक्साइड, सी। से आंसर इसका सी ऑक्सीजन CO2।
अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सी क्लोरोफॉर्म, डी मीथेन। से आंसर इसका ए। हरित गृह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वायुमंडल में मौजूद गैस पृथ्वी की परावर्तित होने वाली किरणों को रोक लेती है। इससे विकिरण वायुमंडल में फंस जाता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार अन्य गैसें मीथेन, CHO4, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O, फ्लोरोकार्बन, CFC आदि। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के अक्षिक परिणाम ए ये सभी, बी समुद्र के स्तर में वृद्धि, सी तटीय रेखा परिवर्तन, डी फसल पैटर्न परिवर्तन। से आंसर इसका ए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। इससे अपेक्षित परिणाम निकलते हैं। ए समुद्र के स्तर में वृद्धि, बी दूसरा है तटीय रेखा में परिवर्तन, सी फसल पैटर्न में परिवर्तन, चौथा है वर्षा तथा सूखा, पांचवा है घटती हिमरेखा और पिघलते ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के डुमसेट ग्लेशियर का मूल नाम क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। ए हेल ग्लेशियर, बी पाइनदीप ग्लेशियर, सी जेकोब्सन ग्लेशियर, डी थवाइट ग्लेशियर। से आंसर इसका डी। अंटार्कटिका का थवाइट्स ग्लेशियर, जिसे हम डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका तेजी से पिघलना लंबे समय से चिंता का विषय बन गया, क्योंकि यह वैश्विक समुद्र में तेजी लाने का मुख्य कारण बनता है। थवाइट्स ग्लेशियर से 120 किलोमीटर चौड़ा है, जो सबसे व्यापक है और तेजी से पिघल रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं। ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन जलवाष्प, डी कार्बन डाइऑक्साइड। से आंसर इसका बी। नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यूएस पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक जो गैसें ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जलवाष्प आदि। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। गैस का उत्सर्जन पेट्रोलियम ईंधन के दहन के रूप में होता है। धान में, खेत में एवं पशु के जुगाड़ी करने से CO2 और मीथेन गैस उत्सर्जन होती है। अगला प्रश्न है, में क्या ग्रीन हाउस गैस है। ए जलवाष्प, बी नाइट्रिक ऑक्साइड, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। से आंसर इसका डी। वायुमंडल में उष्मारोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल में औसत तापमान में वृद्धि जाने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव गैस अथवा वैश्विक तापमान कहता है। ग्रीन हाउस गैस के संकलन सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियत ने की गई थी। वायुमंडल में प्रदूषण ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ओजोन आदि हैं। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्रीन हाउस गैस है। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के तहत UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के मदद ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2005 प्रभावित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। A CO2, B CH4, C N2O, D O2। से आंसर इसका डी। ऑक्सीजन में ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती। कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव प्राकृतिक रूप है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत बढ़ाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, CO2, CH4, N2O, O3 आदि है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।